नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। लंबे वक्त के बाद यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की बढ़ती सक्रियता पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। लखनऊ में बीएसपी की रैली के जरिए मायावती ने विपक्षी दलों को बता दिया है कि वो अब भी चुनौती देने को तैयार हैं। मायावती ने दलितों और अति पिछड़ों का साथ पाने में जुटे दूसरे दलों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। रैली में उमड़ी भीड़ से मायावती ने बताया कि उनका कॉर्डर वोट खिसकने वाला है और उनके साथ मजबूती से खड़ा है। अपनी इस रैली में माया ने दलितों के साथ साथ मुसलमान वोटर्स को साधने की भी कोशिश की। रैली में मायावती जबरदस्त आक्रामक दिखी। अखिलेश यादव की सरकार में हुए बहुजन नायकों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये को लेकर उन्होंने तल्ख अंदाज में दोगले शब्द का इस्तेमाल किया। इसका सीधा मतलब है कि मायावती अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले को फेल करने में जुट गई हैं। अब मायावती दलित ओबीसी गठजोड़ की नई पटकथा तैयार कर रही हैं, जिसका सीधा असर बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर होगा। मायावती की नजर बिहार चुनाव पर भी है, जहां पिछला चुनाव लड़कर बीएसपी ने कई सीटों पर खेल बिगाड़ दिया था। मायावती ने साफ किया कि गठबंधन कर बीएसपी को कभी फायदा नहीं मिला और उन्होंने 2027 में यूपी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। ऐसे में मायावती के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता तक पहुंचाना ही नहीं, अपना सियासी अस्तित्व बचाने का वक्त है। पार्टी को 2007 जैसा जादू फिर से दिखाना होगा, जो मायावती को शक्तिशाली दलित नेता साबित करे। अब सवाल है कि क्या बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को फिर से एकजुट कर पाएंगी? क्या उनकी सियासी ताकत का ग्राफ और नीचे खिसकेगा? क्या 2007 के स्वर्णिम काल के इतिहास को बीएसपी दोबारा दोहरा पाएगी? विस्तार से करेंगे चर्चा, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश के लोकसभा चुनाव हो या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, बीएसपी की चर्चा किए बिना सियासत नहीं हो सकती। पिछले 2 चुनाव में पार्टी के गिरते वोट प्रतिशत और समाजवादी पार्टी के पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों में बढ़ते जनाधार को लेकर मायावती परेशान जरूर हैं, लेकिन इन सब के बीच काशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती ने रैली कर अपना दम दिखाया और देश की जनता को साफ साफ एक सियासी संदेश दे दिया है। मायावती ने अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों का विकास न होने और जान माल का खतरा होने की बात कहकर पार्टी से जोड़ने की कोशिश की। साथ ही जातिवादी दलों पर संविधान को बदलकर पुरानी जातिवादी व्यवस्था लागू करने का आरोप लगाते हुए दलित समाज को आगाह भी किया। बीएसपी प्रमुख ने सपा के पीडीए यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के नारे को खोखला बताया। मायावती ने आरोप लगाया कि सपा, कांग्रेस और बीजेपी सत्ता से बाहर होने पर ही दलित और पिछड़ों की बात करते हैं और चुनाव में बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों के साथ साथ मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के भी हित व कल्याण में अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं। अब ये समाजवादी पार्टी यहाँ अपने राजनीतिक स्वार्थ में जबरन पीडीए आदि की हवाई बातें करके इन वर्गों को गुमराह करने में लगी है। सपा की रही सरकार ने यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं एवं अन्य अराजक तत्वों को ही ज्यादातर बढ़ावा दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ कानून व्यवस्था भी काफी बुरी तरह से चरमरा गई थी और अब अधिकांश मामलों में लगभग यही स्थिति हमें यह वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी देखने के लिए मिल रही है। देश में लगी इमरजेंसी में तो कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने यहाँ बाबा साहब के संविधान को भी काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया था, जिसकी आड़ में अब इस पार्टी के लोग आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करते रहते हैं। मायावती की सक्रियता को लेकर सियासी दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कोई बात नहीं, राजनीति में ऐसा होता है। बहन जी को मदद बीजेपी कर रही है तो मदद करेंगी। जिन्होंने गाड़ियां दी, जिन्हें आरटीओ ने डीजल भराई, उनकी गाड़ियों में उनके लोगों को पहुंचाया, तो वो उनकी तारीफ नहीं करेंगी तो क्या हमारी करेंगे? वो सब तो अरेंजमेंट तो बीजेपी ने किया।
क्या कि आप बोलती हो दलित की बेटी कहती हो, आप पूरी तरीके से दौलत की बेटी हो और दौलत से प्यार है, और पूरा भाजपा आपको फंडिंग कर रही है, पैसे दे रही है और कार्यक्रम करा रही है, और बिहार को प्रभावित करने के लिए आपको काशीराम जी याद आए। ये समाज जान चुका, देश जान चुका है। मायावती पूरी तरीके से भाजपा के साथ है। कि दलित समाज का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति चीफ जस्टिस इंडिया पर आज भाजपा सरकार में जूता फेंकने जैसा कुकृत्य किया जा रहा है, तो आम दलितों आदिवासियों पिछड़ों की क्या बदहाली का आलम होगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अगर मैं बहन मायावती जी इसका संज्ञान लेती तो शायद वो मुख्यमंत्री की तारीफ नहीं करती, भाजपा सरकार की तारीफ नहीं करती, प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं करती, केंद्र सरकार की तारीफ नहीं करती। उन्होंने भाजपा की तारीफ करके भाजपा सरकार में हो रहे अपराधों पर अपनी मुहर लगाई है, जिसको दलित आदिवासी पिछड़ा कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन जो उन्होंने बीजेपी के लिए थोड़े अच्छे शब्द बोले हैं, उसका एक ही कारण मुझे दिखाई पड़ता है कि उनको जो है वो सरकारी गेस्ट हाउस और सरकार के संरक्षण में उनकी जानलेवा उन पर हुआ हमला याद आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से सरकारी गेस्ट हाउस में और सरकार के संरक्षण में, उस समय की सरकार के संरक्षण में मायावती जी पर जानलेवा हमला हुआ था, और उस वक्त जो है वो बीजेपी के लोगों ने, उसमें ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी थे, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी और लोग, उन्होंने जो है वो आगे बढ़ करके और मायावती जी की जान की रक्षा के लिए अपनी मजबूती के साथ खड़े हुए थे, और उस वक्त कोई और नहीं खड़ा हुआ था। तो हो सकता है कि वो जख्म जो है वो हमेशा उनको याद रहेगा, उसको जो है वो कुरेदता रहेगा। बहन जी को भी दलितों, शोषितों, पीड़ितों की जो आवाज है, आवाज बरकरार है, और हमको लगता है कि इतना जनाधार कोई सी बात नहीं। माननीय कांशीराम के सपने को अधूरा पूरा करने के लिए बहन जी और हम लोग भी उसी से संबंधित हैं। मैं चाहता हूँ इस चीजों को, और काम अच्छे हैं योगी जी के, इसलिए तारीफ है। काम नहीं होते तो कार्य कौन करता, जो जैसा किया वैसा तो कहना ही पड़ेगा। पिछली सरकारों ने अगर शोषितों, पीड़ितों के साथ खड़ी होती तो शायद हम लोग पार्टी क्यों खड़ा करें। बीएसपी मायावती की अचानक बढ़ी सक्रियता यूं ही नहीं है। 2022 के बाद से बीएसपी के लिए सवाल सिर्फ सत्ता से दूर रहने का नहीं, बल्कि पार्टी के अस्तित्व को बचाने का है। पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है, लेकिन चुनाव में लगातार घटते वोट प्रतिशत से उस पर भी खतरा मंडराने लगा है। इसी खतरे को भांपते हुए मायावती 2027 की तैयारी में जुट गई हैं। 2007 से लेकर 2022 के चुनाव की बात करें तो 2007 में बीएसपी ने 30.43% वोट पाकर 206 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। वहीं 2012 में वोट बैंक खिसककर 25.91% हो गया और 80 सीटें ही जीत पाई। वहीं 2017 में 22.13% वोट के साथ 19 और 2022 में 12.88% वोट पाकर बीएसपी केवल एक सीट पर सिमट गई। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद मायावती की पार्टी का वोट शेयर गिरकर 9.39% तक पहुंच गया। दलित युवा वोटर चुपचाप सपा, बीजेपी, कांग्रेस और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की ओर खिसक गया। बीजेपी ने सबका साथ, सबका विकास और हिंदुत्व के एजेंडे के साथ गैर जाटव दलितों को साध लिया। समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों और मुसलमानों के साथ गठजोड़ कर दलित वोटों में भी सेंध लगाई। बीएसपी की कमजोर होती नींव में सबसे ज्यादा चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने सेंध लगाई। आक्रामक छवि की वजह से चंद्रशेखर दलित युवाओं में पैठ बनाने में कामयाब हुए और पश्चिमी यूपी में बीएसपी की कई सीटों पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके साथ ही निषाद पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल सोनेलाल, अपना दल कमेरावादी, आरएलडी, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, AIMIM जैसे छोटे दलों ने भी बीएसपी को नुकसान पहुंचाया। नतीजा ये रहा कि बीएसपी का पारंपरिक समर्थन आधार बिखर गया और वोट बैंक कई हिस्सों में बंट गया। 2022 के यूपी चुनाव में मायावती पर बीजेपी को मदद पहुंचाने के आरोप भी लगे थे। अब लखनऊ की रैली में मायावती के योगी सरकार की तारीफ करने से सियासी बाजार में चर्चा का माहौल गर्मा गया है। लेकिन इस रुख के बाद भी मायावती की पार्टी अपनी रणनीति में कामयाब रही तो बीजेपी को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब जबकि बिहार में चुनाव है तो मायावती की नजर इस राज्य में भी दलित वोटों पर ज्यादा है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मायावती ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय मोर्चा के साथ गठबंधन किया था। बीएसपी ने 230 सीटों पर चुनाव लड़ा था। रामगढ़ और चैनपुर विधानसभा सीटें बीएसपी ने जीती थी। हालांकि मायावती ने साफ कहा है कि गठबंधन की सूरत में बीएसपी के वोट तो दूसरे दलों को मिल जाते हैं, लेकिन उनके वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं होते।
अब अगर देश में दलित राजनीति फिर उफान पर आती है और बीएसपी 90 के दशक वाली स्थिति में खुद को खड़ा करने में कामयाब हो जाती है, तो इसका असर एमपी की सियासत में पड़ना तय है। दलित फैक्टर एमपी की सियासत को भी सीधे प्रभावित करता है। मध्य प्रदेश की आबादी में करीब 17% दलित वोटर्स हैं, जो कभी परंपरागत रूप से कांग्रेस के वोट हुआ करते थे, लेकिन 90 के दशक में दलित राजनीतिक चेतना के उभार के बाद ये बसपा की ओर जाते गए। बाद में मोदी सरकार की डायरेक्ट बेनिफिशियरी योजना के असर से दलितों का झुकाव बीजेपी की ओर बढ़ गया। इधर उत्तर प्रदेश में उस वक्त पंचायत चुनाव की गहमा गहमी है, जिसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी साफ हो सकती है। हालांकि 2027 के चुनाव में 2 साल का वक्त है, लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव और यूपी के पंचायत चुनाव में मायावती के दांव की अग्नि परीक्षा जरूर होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ महेश नौटियाल की रिपोर्ट। चलिए, तो मायावती की सियासी पारी है और पीडीए को लेकर कहीं ना कहीं जो बातें कही हैं, जो रैली आ रही है, देखिए हमें समझना पड़ेगा उत्तर प्रदेश को भी, और हाल ही में जो इलेक्शन बिहार में भी हैं, सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। और मायावती जिस फॉर्म में हैं, जिस तरीके से चीज़ों को रख रही हैं, जिन बातों को उन्होंने उठाया है, ये समझना पड़ेगा कि वाकई में क्या 2007 जैसी चीज़ें दोहराई जा सकती हैं, क्या आज का वो वजूद है, क्योंकि मायावती को कम नहीं आंका जा सकता। और राजनीति में यदि देखा जाए तो ख़ास तौर पर दलित वोट बैंक और उनका नेतृत्व और उनकी बातचीत और उनके मुद्दे हमेशा से शुरू से अभी तक सारी चीज़ें आपने इस रिपोर्ट के माध्यम से भी देखी हैं, कहीं ना कहीं एक प्रभावित करती आई हैं और प्रभाव उनका रहा है। अब एक बार फिर से जिस फॉर्म में वो दिख रही हैं, कितना बदलाव हो पाएगा। हम सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे शमशी आजाद। शमशी आजाद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय। एच.एन. उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र प्रताप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बीएसपी का पक्ष रखेंगे रमाकांत पिप्पल। रमाकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर सुनील त्रिपाठी। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं रमाकांत जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन रहे हैं, बताएं। रमाकांत जी, मायावती लगातार जिस तरीके से एक पीडीए को पछाड़ने की उनकी तैयारी दिखती है, उत्तर प्रदेश के लिए यदि मैं देखूं, अखिलेश यादव के लिए देखूं, और जितनी बातें उन्होंने कही, और पहले का समय और आज का समय, तो आ रही हैं, रैलियां हैं, बातचीत है, एक फॉर्म में है और हमेशा से समय समय पर अपनी चीज़ों को रखती आई हैं। एक बार फिर से यदि भरोसे की बात की जाए या उस वोट बैंक के लिए, और पर्टिकुलरली जिस तरीके से वो काम करती आई हैं, तो उनकी जो मौजूदा चुनौती है एक नेतृत्व बनाम अस्तित्व की, क्या वाकई अस्तित्व को बचाने की ये लड़ाई है, या फिर वाकई से उस फॉर्म में आके आगे बढ़ने की तैयारी, और कैसे कर पाएंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो सर्वविदित है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुख है। इस देश के करोड़ों गरीबों के हक अधिकार मान सम्मान की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ती है। सभी जाति धर्म मजहब के इंसानों का ख्याल रखने का काम बहुजन समाज पार्टी करती है। और जो लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, बहुजन समाज पार्टी अब निचले पायदान पर चली गई है, जिस पार्टी का उत्तर प्रदेश में एक सांसद है, जिस पार्टी का पूरे देश में एक भी, उत्तर प्रदेश में एक विधायक है और पूरे देश में एक भी सांसद नहीं है, और लोग पार्टी खत्म हो गई। जब माननीय बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय साहब कांतिराम जी की 19वीं पुण्यतिथि पर आह्वान किया, और सिर्फ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए किया, और आप देख सकते हैं कि अभी तक के इतिहास में जितने भी रिकॉर्ड पार्टी ने रैलियों के माध्यम से बनाए थे वो सारे ध्वस्त हुए, और माननीय बहन जी के एक आवाज पर माननीय बहन जी को सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और इस एहसास को दिलाया भी है कि बहन जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, और पीडीए तो समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पीडीए को लेकर आई है, बहुत बड़ा पंच उनका ये है,
और जहां तक पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की बात की जाए तो ये बात बिल्कुल सच है, उनके हितों के लिए, उनके मुद्दों के लिए हमेशा उनके लिए कौन कितना कर रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। और सीधी सी बात है, आप उनके हित के लिए यदि सोचेंगे, यदि कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छी योजनाएं लाते हैं, दिखता है, देखिए पब्लिक डोमेन में ये चीजें जाती हैं तो समझ में आता है, तो समाजवादी पार्टी को आप चुनौती देंगे कैसे? उत्तर प्रदेश में तो देखिए हमें इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि पीडीए का पूरा भार जो है वो समाजवादी पार्टी लेकर चलती है। सरकार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हम चलें, यूपी में हम चलें, भारतीय जनता पार्टी की है। योगी आदित्यनाथ अपने अलग प्रशासन के तहत जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक छवि बनाई और एक नेतृत्व वहां चलता है पार्टी का, वो एक अलग चीजें हैं। तो मायावती कितना इस चीज को भेद पाएंगी, ये एक बड़ी चुनौती होगी। एक बार फिर से उस फॉर्म में आप भरे रहे हैं और सारी चीजों को ले जा रहे हैं, लेकिन कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। पिछले 2022 का जो इलेक्शन हुआ था और उस इलेक्शन में जो उन्होंने पीडीए फॉर्म बनाया और उसमें उन्होंने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो नारा दिया और सभी लोगों ने उसमें एक शक्ति का पूरा उन्होंने दोहराने का भी प्रयास किया, उसके बावजूद भी पीडीए सफल नहीं हो पाया। तो अब 2027 में जो पीडीए के लोग हैं या आप कह सकते हो अल्पसंख्यक समाज है, आज उनके समझ में ये बात आ रही है कि अगर पूरी ताकत, पूरी शक्ति अगर हमने बहुजन समाज पार्टी के साथ लगा दी होती तो आज हमको ये दिन न देखने पड़ते जो आज उत्तर प्रदेश में हालात बने हुए हैं। पहली बात। दूसरा, जिन लोगों के लिए ऐसा लग रहा था कि पीडीए हमारे साथ खड़ा है, तो कई ऐसे ज्वलनशील मुद्दे हुए हैं जहां पर पीडीए स्पष्ट तौर से उनके साथ खड़ा नहीं हुआ है और बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट तौर से उनके साथ खड़ी हुई है। आपने देखा होगा अभी 1 अगस्त 2024 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर, तो उसके खिलाफ अगर पूरे देश में, राष्ट्र हित में, गरीबों के हित में, आरक्षण के समर्थन में जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो भारत बंद का आह्वान किया और संवैधानिक तरीके से, अनुशासित तरीके से अपनी ताकत का एक एहसास कराया कि हम कमजोर नहीं हैं, कृपया इस निर्णय को आप निष्प्रभावी करने का कष्ट करें, तो आपने देखा होगा, ताकत भी देखी होगी, शक्ति भी देखी होगी और कल का प्रदर्शन भी देखा होगा और 2027 में इसका आपको रिजल्ट भी देखने को। ठीक है रमाकांत जी, मैं वापस आऊंगी। रविंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैम, आ रही है। हाँ रविंद्र जी, क्योंकि पीडीए को ही पछाड़ने की तैयारी मायावती कर रही हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखा, अल्पसंख्यक मुस्लिम वोट बैंक भी उसमें शामिल था। देखिए बात इस चीज़ की है कि किसी के आ जाने से या कह देने से चीज़ें नहीं होती, लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से उनकी रैली होती है, वो आती हैं, अपनी बातों को रखती हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं रमाकांत जी कि उनके लिए ये चुनौती जैसा नहीं है, क्योंकि पहले वो एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में संभाल चुके हैं। हालांकि गैप बहुत हुआ, एक लंबा वक्त हो चुका है इस चीज़ को, लेकिन ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि पीडीए को लेकर बड़ा एक झुकाव नजर आता है। मायावती तो देखिए पिछड़ा दलित की बात करेंगी, वो शुरू से इन सारे चीज़ों के लिए बोलती आई हैं, लड़ती आई हैं, अपनी बात रखती आई हैं, लेकिन आप लोग के लिए भी एक प्रमुख एक टैगलाइन है कि पीडीए को लेकर चलना है। कैसे करेंगे? यहाँ तो वो कहीं ना कहीं भेदने की कोशिश में है। राकेश जी, सर्वप्रथम तो इंडिया गठबंधन ने पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटों में लाके रोक दिया। अब आते हैं इससे आगे की बात में। जो आने वाले चुनाव हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व के लिए संकट की घड़ी के रूप में खड़े हुए हैं। अभी बिहार का चुनाव है, 2025 में, 26 में उत्तर प्रदेश का पंचायत का चुनाव है, 27 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है और ये बड़े चुनाव है भारत के दृष्टिकोण से। और भारतीय जनता पार्टी अपनों को नहीं समेट पा रही है, मतलब बीजेपी वालों को नहीं समेट पा रही है, बहुत सारे गुट हो गए हैं। तो वो इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के पीडीए फार्मूले से और जातीय जनगणना से डरी हुई है, तो तरह तरह के इवेंट करती है। इसी इवेंट के तहत जो लखनऊ में मीटिंग हुई, ये इवेंट का ही एक अंग था। आपने इससे पहले पिछले 20 सालों में सुश्री मायावती जी को कभी भी रैली के रूप में, इतने बड़े रैली के रूप में नहीं देखा होगा और घर से तो निकलती ही नहीं है वो, तो आपने देखा नहीं होगा ना। तो उनके जो कार्यकर्ता, अब जो कुछ भी है निश्चित है बीएसपी के रूप में
जो मान्यवर ने दिया था बामसेफ के रूप में। तो ये जितनी भी वरासत लेके चल रही है ये मान्यवर की वरासत है, और इस मान्यवर की वरासत में लगातार कदम से कदम मिला के हमारे धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह जी चलते रहे। और जो वोट बैंक खींचा मान्यवर ने वह कांग्रेस का वोट बैंक था, लेकिन अंत में जब ये वरासत निकल के मान्यवर के हाथ से निकल के मायावती जी के पास में चली गई तो वह केवल ऑफिस में बैठ के कानून चलाने लग गई। कभी भी उन्होंने एक दलित की बेटी की तरह सड़क पे निकल के काम नहीं किया, चाहे सत्ता में रही हो चाहे सत्ता से बाहर। तो दलित भी समझ गया कि हमारे लिए काम नहीं करती है, केवल और केवल अपने लिए काम करती है। आज भी यही परिस्थितियां हैं कि बहन जी अब अंतिम दौर में हैं, अपने जीवन काल के भी और राजनीतिक कालखंड के भी अंतिम दौर में हैं। तो वो केवल अपने को सुरक्षित करने के लिए कर रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ उसी तरीके से खिलवाड़ कर रही है जैसे नीतीश बाबू के साथ में किया था। 115 साल आके 43 पे छोड़ा, आपकी क्या करेगी पता नहीं। ऐसे ही आरपीआई के साथ में किया, जो अकेली दलित पार्टी थी इससे पहले अगर आप देखा जाए तो महाराष्ट्र में, तो उनको भी लाके मेरे ख्याल से कोई भी सांसद नहीं है, उनको अठौली जी को उसमें लिया गया है राज्यसभा में। तो ऐसा ही कुछ मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दे रखा है मायावती जी को भी, भाई आपके केस भी नहीं माफ कर दिए जाएंगे और आपको राज्यसभा भी भेज दिया जाएगा, या कुछ भी जो भी आगे की भी 2-3 पद पड़े हुए हैं उनके पास में। तो हम पूरी तरीके से मानते हैं, समाज का मानना है कि जो भी रैली की गई है ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी द्वारा फंडेड है और उनके द्वारा प्रायोजित है, और इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो दलित हैं उनके ऊपर बहुत असर पड़ेगा। अब जो अंतिम आशा की किरण भी मायावती जी से थी वो खत्म हो गई, क्योंकि लगातार 3 घटनाएं घटित होती हैं। उत्तर प्रदेश में एक दलित बालक को पीटा जाता है, एक दलित सीजेआई को ऊपर जूते उछाले जाते हैं, मतलब जो उन्मादित तत्व थे अब हमारे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए जूते उछालने वाले। और कौन से किस पे जूते उछाले? जो एक दलित सीजीआई है, और बगल के हरियाणा में ही एक दलित आईपीएस अधिकारी को बुरी तरीके से प्रताड़ित करके मार दिया जाता है, और उनकी श्रीमती जी जो स्वयं में आईएएस है उन्होंने एफआईआर लिखवाई है डीजीपी से लेके करीब 13-14 अधिकारियों के ऊपर। तो ये इसका रोना उनको नहीं आया बहन, उनको आया किसका? स्मारक का। जिन स्मारकों का देख लेख हम लोगों ने किया था या मान्यवर की मूर्ति समाजवादी पार्टी ने लगाई थी। तो ये पूरा का पूरा उनके अपने अस्तित्व के संकट का खेल है, और दलित चेतना ये समझ चुकी है कि अब उनका जो नेतृत्व है इंडिया गठबंधन के हाथ में है, और किसी भी प्रकार से जो बचा खुचा 9% वोट था इस बार वो भी इंडिया गठबंधन के साथ आने जा रहा है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। शमशी आजाद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। शमशी आजाद जी, भारतीय जनता पार्टी मायावती के इस दौरे को, इस रैली को, उनके इस पीडीए की, हालांकि नुकसान जहां तक करने की बात है या पछाड़ने की जो बात है वो पीडीए को करेंगी, लेकिन देखिए वोट बैंक होता है। पिछड़े की, दलित की, अल्पसंख्यकों की, और पूरी मैं उत्तर प्रदेश की जनता की बात करूं, देश की जनता की बात करूं, जब भी कोई इलेक्शन होता है या आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में होगा, इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि मुद्दे बहुत प्रभावी होते हैं। लेकिन ये जो भेदने की कोशिश वो कर रही हैं या शुरू कर रही हैं एक बार फिर से, भारतीय जनता पार्टी कैसे इस चीज़ को देखती? नमस्कार, सभी को करवा चौथ की बधाई भी। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के ही नेता रविंदर जी के शब्द जो है, मैं कुछ दिन पहले डिबेट देख रहा था तो उस वक्त ये मायावती की बुराई करते नहीं दिख रहे थे, लेकिन बुराई करने का काम कि मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर दी, और इनके नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको जो है कन्विंस किया, भारतीय जनता पार्टी ने पैसे लगाए, भारतीय जनता पार्टी ने भीड़ जुटाई। तो हमें लगता है कि ऐसे बयान देने वाले वो कुशल राजनीतिक तो नहीं हो सकते कि इस तरीके का बचकाना बयान कोई आदमी जो है, कोई पार्टी जो है अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी को मजबूत करने के लिए पैसे लगाए, और उनको जो है विपक्ष ही पार्टी है बसपा। ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है।
ये बुआ और जो है बबुआ है ये एक होना चाहते हैं, लेकिन बुआ ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, क्योंकि बुआ जब भी एक होना चाहती है उनको ये याद आ जाता है गेस्ट हाउस कांड, जब जो है दलित की बेटी के साथ उन्होंने किस तरीके से चिढ़ा किया था, किस तरीके से गेस्ट हाउस कांड हुआ था। मायावती आज भी जो है इसके पहले भी सदन में भी उन्होंने बयान किया और अक्सर वो इस बात को बयान करके उनकी आंखों से दर्द छलकता है। समाजवादी पार्टी की बात करें, पीडीए की बात करने की बात करें, तो आज उन्होंने जब देखा कि पीडीए यानी जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, जिसके ये बात अल्पसंख्यक का नाम कभी अड़ा कर देते हैं, कभी अल्पसंख्यक कह देते हैं, जिस तरीके से जैसा समझ में आता है, पी को कभी पिछड़ा कहते हैं, कभी पंडित कह देते हैं, डी को कभी दलित कह देते हैं। तो इस तरीके की बात करके समाजवादी पार्टी के लोग आज तक पीडीए का एक सही फार्मूला भी साबित नहीं कर पाए हैं। जब देखा उन्होंने कि हमारे गठबंधन, हमारे जो है वोट में सेंध लगाने के लिए, हमारे वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए मायावती ने इस तरीके की रैली की है, तो आनंद फानन में जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जो है फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक र्यूमर बनाया कि इसको भाजपा की रैली करके, भाजपा के पोषित रैली करके, भाजपा की फंडिंग द्वारा रैली करके, और उसमें कांग्रेस पार्टी ने भी उनका साथ दिया। उनका भी बयान आया, कहीं पर भी इन लोगों ने ये नहीं कहा कि हाँ भाई दलितों की बहुत बड़ी पार्टी, दलितों की बहुत बड़ी नेता मायावती हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, आज कम से कम वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही है। उन्होंने ये मान लिया स्वयं ही कि मायावती के जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से अलग होने वाले वोटर है, उनको छोड़कर आज कहीं ना कहीं, और बहुत से चेहरे उन्होंने देखे होंगे जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय के आसपास या कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के आसपास दिखते रहते थे, आज वही चेहरा कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के जो है बैनर तले आया और एक बड़ा हुजूम देखने को मिला। रह जाती है भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले भी मायावती को हराया है और मायावती का वोट परसेंटेज जो है 30% से घटकर आज 9% अगर हुआ है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उसको जो फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। तो हम तो उनको पिछड़ा मानते, हम तो उनको अपना प्रतिद्वंदी मानते, हम तो उनको जो है अपने विपक्ष मानते और उसी विपक्ष तरीके कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और इनको देखते हैं, उसी तरीके से हम बहुजन समाज पार्टी को देखते हैं। हम तो कहीं से बहुजन समाज पार्टी मजबूत और हमारा एक और विपक्ष पूरी तरीके से तैयार हो। हमने जो जनता के साथ काम किया, हम जनता के साथ लगातार जुटे हुए हैं, जो जनता की समस्या, जनता ने हमारे पर विश्वास करके तीसरी बार जिस तरीके से केंद्र में मोदी जी की सरकार बनाई है, उसी तरीके से तीसरी बार योगी सरकार भी उत्तर प्रदेश में आ रही है। सबने बिल्कुल साफ संकेत दे दिया कि समाजवादी पार्टी के छलावे में अब कोई आने वाला नहीं। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी लोकसभा में किस तरीके से वोट पाया और उसका असर ये हुआ कि जब उपचुनाव हुआ तो आपने देखा कि लोगों ने अपनी गलतियां सुधारी और जिस अयोध्या सीट पर अवधेश प्रसाद की बात कर रहे हैं, उन्हीं का बेटा किस तरीके से हारा, ये भी पूरे देश ने देखा। तो आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुटकर लोग अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और एक बार फिर इतिहास रचना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से केंद्र में सुचारू रूप से शासन चल रहा है, जिस तरीके से देश में अमन चैन चल रहा है, विकास की जिस तरीके से नदियां बह रही, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी योगी जी के सर पर तीसरी बार मुख्यमंत्री का ताज देखने के लिए जनता, क्योंकि जनता नहीं चाहती कि देश में दंगा हो, जनता नहीं चाहती कि देश में कर्फ्यू लगे, जनता नहीं चाहती कि हमारे बच्चे जो है डरकर घर में रहे, उनका अपहरण हो, उनका मर्डर किया जाए। आजकल कहीं ना कहीं जो है 500 से ज्यादा अपराधियों का एनकाउंटर हो चुका है, 1000 से ज्यादा अपराधी जो है इस वक्त लंगड़ा कर चल रहे हैं, बाकी सारे जेल में, और जो बचे हुए थे उन्होंने उत्तर प्रदेश छोड़कर जो है शराफत की राह अख्तियार की और आज कहीं ना कहीं उनके अंदर एक भय है कि उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो शांति से रहना, अन्यथा उत्तर प्रदेश में योगी जी जो है किसी अपराधी को जिंदा रहने। ठीक है, वापस आऊंगी। एचएन उपाध्याय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी एचएन उपाध्याय जी, मुझे आपसे तो ये पूछना है, मान लीजिए मायावती मजबूत होती हैं, जिस तरीके से वो आ रही हैं, कितना भेद पाएंगे? और इससे भी बड़ा सवाल कि नुकसान किसका होगा सबसे ज्यादा? जी देखिए, आप राखी जी, हम तमाम लोगों की बात कही, अधिकांश बात मेरे बड़े भाई रविंद्र प्रताप जी ने कही दिया है, तो दोहराने का फायदा नहीं है। उन बातों को, उनकी बात को जोड़ते हुए और सहमति व्यक्त करते हुए मैं आगे की बात कहता हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं पहली बार गेस्ट हाउस कांड याद आ जाता है, उसको उन्होंने खुद ही क्लीन चिट दे दिया और बाद में समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, तो दो बात वही पर खारिज हो गई। दूसरी बात, ये जो कहते हैं बहन जी ने को हम समर्थन नहीं दिए, समर्थन नहीं दिए, लखनऊ की सड़कों पर जिस तरह से वहां का प्रशासन इस रैली के लिए सहयोग करता रहा है, बाहें जो है फैलाकर स्वागत किया लोगों का, और जिस तरह से बहन जी ने वो भूल कर उत्तर प्रदेश जो है
हमारे देश में एनसीआरबी के आधार पर सबसे अधिक दलितों के शोषण वाला प्रदेश है, दलितों के अत्याचार वाला प्रदेश है। और दलितों को किस तरह से आरक्षण वंचित किया जा रहा है, नौकरियां न देते हुए किस तरह से उनके अधिकारों को जो है दबाया जा रहा है, किस तरह से संविधान को समाप्त किया जा रहा है, किस तरह से सीबीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनके जो है जूते उछाले जा रहे हैं, उसका महिमा मंडन ये लोग करते हैं। और इन सब बातों को इग्नोर करते हुए उनको पार्क का जो है याद आया। हम तो लखनऊ में भी रहते हैं, जब जाते हैं देखते हैं पार्क में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी बल्कि वो ज्यादा चमक रहा था। जहाँ की एक टीवी पर हम देख रहे थे, अखिलेश यादव जी ने कहा पेड़ पौधे सब सूख गए थे, उसको हमने लगवाया। बल्कि कौन सी बीजेपी ने वहां पर काम कर दिया है तो उसको याद दिलाने की जरूरत उनको पड़ गई। जहां तक रैली की बात करते हैं, वो मान्यवर कांशीराम जी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए जो है भीड़ आई थी और जो प्रायोजित थी उसके अतिरिक्त जो स्वतः आई थी और वो सुनने के लिए आई थी कि बहन जी जो संसद में अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया है उसके लिए क्या कहते हैं। कहती है जो हरियाणा में एक आईपीएस ने जातीय भेदभाव से पीड़ित होकर दुखी होकर आत्महत्या कर लिया, उसके लिए कुछ कहेंगी। दलित रायबरेली में एक दलित वाल्मीकि जो है उसकी हत्या कर दी गई पीट पीट कर, उसके बारे में क्या कहती है बहन जी, उसके लिए सुनने के लिए आया था। जो उत्तर प्रदेश में ये कहते हैं कि बहन जी की जो है गेस्ट हाउस कांड का याद दिलाते हैं, क्या हाथरस में एक दलित बेटी को रात को जलाकर मार दिया गया और रात में ही उसके शव को जला दिया गया, परिवार को भी नहीं सौंपा गया, क्या वो दलित की बेटी नहीं थी? और ये कहते हैं बहुत ध्यान देते हैं। उन्नाव में किस तरह से एक दलित बेटी के साथ गैंग रेप हुआ, तमाम उदाहरण है। मेरठ में और मुजफ्फरनगर में, तमाम उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। ये जो है ये सब दलित की बेटियां नहीं थी। बताइए फर्रुखाबाद में, कन्नौज में, सब 2, 4, 5 साल के अंतर्गत है। आप देख लीजिए 19 के बाद से लेकर 20 के बाद से लगातार दलित महिलाओं और दलित समाज पर अत्याचार बढ़ा है। तो वो भीड़ ये सोचने के लिए आई थी कि हमारी बहन मायावती जी क्या कहती है, जो हम लोगों पर ये सरकार जो सनातन के नाम पर, हिंदूवाद के नाम पर क्या हम लोगों पर अत्याचार कर रही है, जिसका बाबा साहब अम्बेडकर लगातार विरोध करते रहे। ये बात अलग है कि इन लोगों ने बाबा साहब के मूर्ति फोटो को जलाया गया, नेहरू जी को जलाया गया, सबको ये लोग आरएसएस के लोग विरोध करते रहे और वो सुनी नहीं, भीड़ तो आ गई लेकिन वो बहुत ही निराश होकर गई कि बहन जी ने हम लोग के समाज पर जो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार है आरएसएस समर्थित और हिंदूवादी जो कहते हैं अपने को, इसका जिसका बाबा साहब अम्बेडकर कांशीराम जिंदगी में विरोध करते रहे, उसके लिए कुछ कहेगी लेकिन बहुत ही निराश पूर्वक गई। आप जानिए राखी जी, ये वोट बैंक जो चला गया है ना वो अब लौटने वाला नहीं है। केवल जहां आप कहती हैं भीड़ कई कारणों से आता है, बिहार में चुनाव है वहां पहुंचा पा गया है कि इतने हजार लोग लेकर आएंगे, अन्य जगह के आने वाले 27वें चुनाव को इनको टिकट भी बेचना है, उसको भी दिखाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी जो दलित अत्याचार कर रही है उससे मुंह छिपाने के लिए और जनता का ध्यान हटाने के लिए इस रैली को अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप से समर्थन भी दिया। तो ये तो कहेंगे ही, लेकिन जनता ये पूछ रही है जिस तरह से आगे राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के लोग, विपक्षी लोग दलितों पर अत्याचार होने पर पहुंचे, उनके घर पर पहुंचे, चाहे वहां का रायबरेली की घटना चाहे हर जगह, और जिस तरह से राहुल जी ने संविधान को लेकर संविधान के प्रति लोगों में संवेदनशीलता फैलाया है, उसकी बनाई कभी ये बीजेपी नहीं कर सकती है। और बहन जी उस पर एक बात भी नहीं बोली, कह रही है कि ये लोग जो है दोगलेबाज है। वाह रे वाह, दोहरा चरित्र तो बहन जी से कोई सीखे कि किस तरह से करती है दोहरा चरित्र। बीजेपी को कह रही है कि हमारा पार्क बड़ा बढ़िया बनवा दिया है। अरे आपके समाज को जो बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम, कांग्रेस की पार्टियां अन्य लोगों ने आगे बढ़ाया था, उसको पीछे कितना ढकेला, इस पर तो बहन जी ने कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। तो मैं ये कहता हूँ भीड़ से आप वोट का मत करिए, इस बार 4% से नीचे इनका वोट आ जाएगा। चलिए मैं एचएन उपाध्याय जी वापस आऊंगी। सुनील जी मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आपकी आवाज पहुंच रही है। सुनील जी देखिए 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहली बात तो ये
कि मायावती की ये वापसी या ये रैली या इस तरीके से उनका आना क्या दिखाता है? क्या उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है लेकिन उसमें अभी वक्त है? क्या बिहार से कोई कड़ी जोड़ी जा सकती है? क्या अभी से अपनी जगह या अपनी जमीन मजबूत करने का प्रयास है उनका? पहली चीज। दूसरी चीज, क्या पीडीए का तोड़ निकाल पाएंगी मायावती? क्योंकि बात उसी चीज की हो रही है। समाजवादी पार्टी को लिया, पीडीए को लेकर सीधे सीधे वार किया, तमाम बातों को रखा, और यदि मान लीजिए थोड़ा बहुत भी गेन करने की कोशिश करती हैं तो नुकसान सबसे ज्यादा किसका होगा? सवाल किया है आपने। मायावती जी को राजनीति का परिपक्व खिलाड़ी कहा जाता है और वो कब क्या करती हैं, क्या कहती हैं, ये सारे राजनीतिक लोग जानते हैं। मायावती जी के जो करीब रहे वो लोग भी नहीं जान पाए कि मायावती जी कल क्या करने जा रही हैं। लेकिन मैंने 2 रैलियां देखी हैं, 25 सितंबर सन 92 को भाजपा की और 8 अक्टूबर को बहन मायावती जी की रैली। जिस तरह से भीड़ आई है, ये निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए एक चेहरा और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के लिए एक चैलेंज है। मैं बड़ा निवेदन साथ करना चाह रहा हूं राखी जी, मायावती जी का कोर वोटर अभी गया नहीं है उनको छोड़ के, लेकिन चूंकि इतनी गैपिंग कर दिया बहन जी ने, कार्यकर्ताओं से मिलना नहीं, आवास से निकलना नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद दिल्ली चले जाना, यही कारण है कि उनका कोर वोटर जो था उनकी जाति का, वो इधर उधर बिखरना शुरू हो गया। कुछ सपम गया, कुछ भाजपा में गया, कुछ अन्य दलों में चला गया। क्योंकि 27 चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में, अगर 27 मायावती जी किसी कारणवश सत्ता में नहीं आती है या सत्ता में भागीदारी नहीं रहती है, बहुजन समाज पार्टी का सूरज अस्त हो जाएगा। लेकिन मायावती जी के जो ऐतिहासिक कार्य रहे हैं राखी जी, वो उनका वर्ग और उत्तर प्रदेश सब जानता है। जो जो उन्होंने कठोर निर्णय लिए हैं वो भी इतिहास गवाह है। निघासन में इतना बड़ा कांड हुआ, हमारे भाई लोग का दलित बेटी के साथ निघासन कांड में सीओ तक को जेल भेजा उन्होंने, अपने सांसद रमाकांत यादव भी जेल भेजा उन्होंने। तो कानून व्यवस्था उनकी आज भी कहीं कहीं राजनीति के गलियारे में चर्चा का विषय बना रहती है। आप नौकरियों की बात करें तो बैकलॉग में उन्होंने नौकरी दी, अपने समाज के लोगों को बैकलॉग भर करके, तब उन्होंने माना विरोध होता रहा उसके बावजूद भी। तीसरी बात, जिस तरह से मूर्तियों का हाथी या अन्य मूर्तियां पार्क लगाई गई, मायावती जी किसी ने सुनी। यहां तक कि ऊपर न्यायालय भी इनके विपक्ष में खड़ा रहा, लेकिन मायावती जी किसी दरकिनार करते हुए जो सोची वही की। तो ऐसे उनके निर्णय और जिस तरह से दलितों के साथ उन्होंने काम किया है, वो दलित वर्ग कहीं भूला नहीं है। मैंने कल की 8 तारीख रैली में देखा है कि जिस तरह से दलित आए तो किराए के नहीं आए हैं। ये विपक्षियों को समझ लेना चाहिए कि उनका कोर वोटर है और कोर वोटर किस तरह से उनसे जुड़ा था, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति आज भी गवाह है। रही भाजपा की बात, देखिए राजनीति में तो कौन किसके साथ हो सकता है? क्या हम आप उम्मीद किए थे कल्याण सिंह जी, मुलायम सिंह जी एक मंच पे आए हैं कभी? किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन समय और परिस्थितियों ने ऐसा कर दिया कि नेताजी को और बाबूजी को एक साथ मंच पर ला खड़ा कर दिया जब भाजपा से निकाले गए कल्याण सिंह जी। तो मायावती जी का भी यही हाल है। वो क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं, किस दल की तारीफ करती हैं। और ये सत्य है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसे लोग लुभावन वादे किए और पूरा किए जिससे दलितों में संदेश गया कि सबका साथ सबका विकास। जैसे मायावती जी ने कहा था सर्व धर्म समभाव, उसके तहत जो वोटर था वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी आया और दोबारा योगी जी फिर मुख्यमंत्री हुए। जिस तरह से इज्जत घर, उज्ज्वला योजना, मैं तो ग्रामीण अंचल जाता हूँ राखी जी, वो देख के आता हूँ, दलितों के आवास बने, वो भी कहीं न कहीं उनका भी रुझान इसलिए भारतीय जनता पार्टी बना हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान अगर होगा मेरे विचार से तो समाजवादी पार्टी का होगा। और इसी से उन्होंने इतनी बड़ी रैली कर गए, एक चेतावनी दे दी है कि ये वर्ग मेरे साथ था और वर्तमान में भी रहेगा। अगर मायावती जी इसी तरह से 75 जिलों में रैली करना शुरू कर देती हैं तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और चंद्रशेखर आजाद जी के लिए एक चुनौती पूर्ण उनकी राजनीति होगी। जी बिल्कुल ठीक बात है, और इस चीज को समझना भी पड़ेगा कि आखिरकार कैसे आने वाले जो समय होगा या इलेक्शन होगा उसे कैसे चीजों को बैलेंस किया जाएगा। रमाकांत जी जुड़े हमारे साथ। रमाकांत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? रमाकांत जी, चलिए दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। रविंद्र जी,
बातें तो यही आ रही हैं कि चुनावी तैयारी है मायावती की, और ये बात भी बिल्कुल साफ तौर पर आती है कि यदि इसी को लेकर बात करती हैं, पीडीए को लेकर बात करती हैं, और अपने खास तौर पर यदि एक वोट बैंक को देखा जाए, शुरू से जिसके लिए काम करती आई हैं, तो नुकसान सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी का होगा। सर, कैसे बच के चलेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे चीजों को? देखिए, ये एक अलग बात है कि वो कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, लेकिन हम ये चुनौती जैसा तो माने, क्योंकि कब कौन उभर जाएगा हम कुछ कह नहीं सकते। राकेश जी, जब आपने दिखाया था कि 22% वोट मिले थे, तो उस 22% वोट जो बहुलता के वोट थे वो ब्राह्मण वोट थे। उसमें टाई अप किया था मायावती जी ने और उनको मिल गए थे। अब जो दलित वोट मिलते थे मायावती जी को, उसको बेसिकली मिलने का तरीका क्या था? इनके पास कोऑर्डिनेटर्स हुआ करते थे। कोऑर्डिनेटर जाते थे गांव गांव में और दलितों के यहाँ जाते थे और दलितों से मिलते थे। अब बहन जी इतनी सुसुप्ता अवस्था में, हाइबरनेशन में चली गई हैं कि इनके पास कोऑर्डिनेटर है ही नहीं। जितने भी क्षेत्रीय क्षत्रप थे इनके, मान्यवर कांसीराम जी के, वो सब हमारी पार्टी में है। सबसे बड़ी घटना है जो हुआ, जो इन कोऑर्डिनेटर ने ज्यादातर दलितों के गांव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियां लगवाई थी। पिछले 10 सालों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियों को जबरदस्त तरीके से गिराया गया है। और अगर खड़ा हुआ है कोई, इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है, इनसे की लड़ाई लड़ी है। और जेल में हमारे खाली बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति के लिए जो मेरे नॉलेज में है, वो कम से कम 22 लोग जेल में है, बाकी और भी होंगे, क्योंकि पूरा डाटा ऐसा नहीं है मेरे पास में करके। तो ये जो मैसेज कन्वे करना था कि 10 सालों में, यानी 10 साल पहले तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय भी मूर्ति तोड़ी गई थी। उसके लिए भाजपा की सरकार तो अभी 7 साल जो बाबा साहब की मूर्तियां गिरवाई गई, तो मूर्तियां गिरवाई जाने का भी कोऑर्डिनेटर ने भी विरोध नहीं करके, क्योंकि उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। इसलिए जो वोट मोबिलाइजेशन कैपेसिटी वो भी खत्म हो गई है, उनकी सेल्फ मोबिलाइजेशन कैपेसिटी भी खत्म है। जब उनके भतीजे ने कहा कि इंडिया गठबंधन से हम गठबंधन करेंगे, तो इंडिया गठबंधन से गठबंधन करेंगे, तो उनको निकाल के बाहर कर दिया। अब आते हैं झूठ पे। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये मोदी जी के शिष्य हैं। ये जिस दिन दिखा देंगे कि मैं बहन मायावती जी के बारे में बोल रहा था, इन्होंने कहा मैं बोल रहा था, इन्होंने सुना था, तो उस दिन मैं मान जाऊंगा कि मोदी जी से हटके भी कुछ आता है इनको। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मैं बोल रहा था बहन मायावती जी, तो जब भी दिखा देंगे, पिछले मैं 10 साल से प्रवक्ता हूं, जब भी आप निकाल के दिखा दीजिएगा। फिर एक बार बार ये लोग हल्ला मचाते हैं गेस्ट हाउस कांड। क्या होता है कि ये लोग खुद ही पाप करते हैं, उसके पाप को दूसरे के मत्थे मढ़ देते हैं। इस गेस्ट हाउस कांड में जो खलनायक था ओम प्रकाश पासवान, ऐसा ये लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। उसका लड़का सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर है, गोरखपुर से सांसद है, कमलेश पासवान। ये नहीं बताएंगे, ये बताएंगे हमला हुआ था, हमारा कोई आदमी। तो ये जो प्रवक्ता स्पष्ट रूप से 2 बात झूठ बोल के चले गए कि मुझे देख लिया मायावती जी भी बोलते हुए, मुझे देख लिया मायावती जी भी बोलते हुए, या गेस्ट हाउस कांड करा दिया समाजवादी पार्टी ने, और आप उस पूरे परिवार को सम्मानित करके और केंद्र में मंत्री बनाए हुए हो। ठीक है, तो रविंद्र जी, तो अब क्या है कि उनके पास मोबिलाइजेशन कैपेसिटी सेल्फ की भी नहीं है, ना वोटर्स की है। वो हमारे साथ जुड़ चुका है, और निश्चित रूप से ये जो हमारे आगामी 2 चुनाव हैं, 26 और 27, हमारे साथ ही जुड़ा रहेगा। चलिए, बहुत सारे मेहमान समय मांग रहे हैं, 10-10 सेकंड में अपनी बात रखिए। शमशी आजाद जी, पहले आप जल्दी से बोलिए। देखिए, रविंदर जी ने खुद ही मान लिया कि अम्बेडकर जी की प्रतिमा 10 सालों में सबसे ज्यादा तोड़ी गई, तो 10 साल तो भी भारतीय जनता पार्टी को हुए भी नहीं। और अगर आंकड़ा निकालेंगे, 7 साल भारतीय जनता पार्टी को हुए हैं, 8वां साल अभी समझ लीजिए चल रहा है, और 5 साल में जितनी मूर्तियां अम्बेडकर जी की तोड़ी गई, वो सबको जाहिर है दलित जो है समाजवादी पार्टी से इसीलिए अलग हुआ, और अल्पसंख्यक समाज इसीलिए अलग हुआ कि आप जब मान्यवर काशीराम और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो है नहीं हुए, तो फिर किसी की नहीं हो सकती है। इसी वजह से सबसे ज्यादा नाराजगी अगर दलितों में, अल्पसंख्यक समाज में थी, तो इसी वजह से। और गेस्ट हाउस कांड की बात अगर करते तो आजमगढ़ के माफिया की बात इन्होंने नहीं की, प्रयागराज के माफिया की बात इन्होंने नहीं की, लखनऊ के माफिया की बात नहीं की, जो इस वक्त समाजवादी पार्टी के बहुत कद्दावर नेता हुआ करते थे। अब बहन मायावती जी ने उनको अपने आवास पर बुलाकर गिरफ्तार भी कराया था, शायद ये भूल जाते हैं। तो रविंदर जी कम से कम
बोलते वक्त ये भी ध्यान दे दिया करिए कि हर वक्त जो नौसिखिए लोग नहीं बोलते हैं, जानकारी कुछ हम लोग भी लेकर बैठते हैं यहाँ हाँ, पर। सुनील जी जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए राकेश जी, स्टेट गेस्ट हाउस कांड मेरे सामने हुआ है, मैं था और देखा भी मैंने किस तरह से पुलिस के लोग सिविल ड्रेस में कैसे अटैक करते बहन जी के ऊपर। वो तरह से मुझे याद आता है कि स्टेट गेस्ट हाउस के दरवाजे से तोड़े जा रहे थे, हम लोग किधर भागे कहाँ भागे मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम लोग कैसे जान अपनी बचाएं। उस समय ओपी सिंह यहाँ डीजीपी थे, अतर सिंह यादव इंस्पेक्टर हजरतगंज थे। अब वो लोग कौन थे मेरे पास प्रमाण तो नहीं, लेकिन लोग चर्चा कर रहे थे कि सिविल ड्रेस में पुलिस वाले हैं जो मैनपुरी इटावा से बुलाए गए। ये चर्चा राजनीतिक गलियारों में थी। अब सच्चाई क्या है बहन जी जाने और समाजवादी पार्टी जाने। बिल्कुल ठीक है, चलिए दूसरी अच्छा बात जो उपाध्याय थी- जी, हाँ थोड़ा जल्दी से कंप्लीट करिए। सुनील जी समय हो गया। राखी जी, अभी दलितों की बात हो रही थी। किस सरकार में दलितों पर जुल्म नहीं हुआ है? मेरे सारे प्रवक्ता बता दिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो। मैं वीर बहादुर सिंह जी के बाद से जो मुख्यमंत्री हुए हैं उनके साथ मैंने काम किया, रिपोर्टिंग की है। कब नहीं हुआ? दलित वही है जो कमजोर है। असीम अरुण जी मंत्री हैं, पिताजी उनके डीजीपी रहे, कोई उनके साथ गलत काम कर सकता है? तो जो कमजोर वर्ग का है उसको आप दलित कहिए चाहे शोषित कहिए, कमजोर पे जुल्म हमेशा होता रहेगा। हाँ, कार्रवाई न हो तो अलग बात है। इस सरकार में एक बात जरूर तारीफ करता हूं कि अपराध होते हैं लेकिन कार्रवाई भी होती है। अच्छा उपाध्याय जी, हाँ जल्दी से बोलिए। अनम्यूट करिए, समय हो गया, नहीं तो आप कहेंगे मेरी बात नहीं आ पाई। अनम्यूट करके जल्दी से बोलिए। सुनील त्रिपाठी जी भाई साहब से ये पूछना चाहता हूँ, किस सरकार में एक दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता उछालने का प्रयास किया गया? मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ। नहीं तो कहाँ कार्रवाई हुई भैया? हाँ, और वो जो है टीवी को कह रहा है कि हमको भगवान ने प्रेरित किया था, बताइए। और आपने ये सब मानसिक विक्षिप्त लोग हैं। अच्छा नहीं त्रिपाठी जी, जब राहुल गांधी जी को भी तो बोलना चाहिए, उनको भी तो धरना प्रदर्शन करना चाहिए, उनको भी तो मुकदमा कराएंगे। योगी सरकार और मोदी सरकार पर हमला किया तो उसको पार्टी से निकाल दिया गया। तो ये सब बातें तो सीधे स्पष्ट है कि ये दोनों लोग मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए मुझे एचएन उपाध्याय जी, सबसे महत्वपूर्ण अब ये है कि मायावती आ रही हैं, जिस तरीके से अपनी पैठ बनाने की फिर से कोशिश कर रही हैं, अस्तित्व बचाएंगी या कुछ और होगा, बाकी लोगों को कैसे अलर्ट होकर उसको फेस करना है, ये इलेक्शन की तैयारी अभी से भेदने की है। इसको सभी लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि राजनीति में कब ऊपर जाएगा कौन, कब नीचे गिर जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल समय बहुत हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मायावती की सियासी पारी है और पीडीए को पछाड़ने की तैयारी है। पूरा का पूरा निशाना पीडीए को लेकर था, अखिलेश यादव पर था। कैसे इसको निकालेंगे, अभी तो कोई चुनौती इसको नहीं मानता, लेकिन जिस तरीके से वो चल रही हैं और पिछले कुछ रिकॉर्ड्स को यदि देखा जाए तो अभी फिलहाल उनको कम नहीं आंका जा सकता। देखिए क्या और अपडेट निकलकर आने वाले समय में दिखेगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।